हम लोग सेल के स्टडी कर रहे थे। सेल को हमने अभी स्टॉप कर दिया है क्योंकि सेल में हमें न्यूक्लियस समझना है और न्यूक्लियस को समझने के लिए हमें कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक समझना पड़ेगा, जिसमें हमें अब न्यूक्लियस को समझने के बाद हम समझने का प्रयास करेंगे आपको बायोमोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन उससे पहले सेल को स्टडी करने के लिए हमें कुछ अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना पड़ेगा। हमें समझना है बायोमोलिक्यूल्स। हम समझते हैं बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ हम लोग बीमार पड़ते हैं, ओके, और जब बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं। एक्चुअली डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं तो क्या देखते हैं? कुछ सिम्टम्स देखते हैं। अब वो सिम्टम्स अगर देखते हैं तो उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? जैसे मेडिसिन होते हैं एलोपैथिक मेडिसिन। एलोपैथिक मेडिसिन को अगर ध्यान से देखिएगा, उनकी कंपोजिशन को पढ़िएगा तो उनके कंपोजिशन में कोई न कोई मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इट मीन्स हम समझ सकते हैं कि अगर हम बीमार पड़ते हैं, हमें कोई डिजीज होती है, इट मीन्स हमारे बॉडी का मोलिकुलर बेसिस इम्बैलेंस होता है। डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, उस मेडिसिन के में वो एक्चुअली कोई ना कोई मेडिसिन में क्या होता है? ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है या इनऑर्गेनिक सॉल्ट कुछ भी होता है। तो वो क्या करता है? हमारे बॉडी के मोलिकुलर बेसिस को, मोलिकुलर स्ट्रक्चर को, मोलिकुलर डिस्टर्बेंसेस को बैलेंस करता है। इट मीन्स हमें बायोमोलिक्यूल समझना बहुत आवश्यक है। बायोमोलिक्यूल्स वे मोलिक्यूल्स होते हैं जो सेल के या किसी भी लिविंग बॉडी के, लिविंग स्ट्रक्चर के बेसिक फंडामेंटल मोलिक्यूल्स होते हैं। कोई भी लिविंग बॉडी उसका बना होता है। वे मोलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, आप कह सकते हैं जिनके इम्बैलेंसेस के कारण कोई न कोई डिसऑर्डर, कॉम्प्लिकेशंस, बीमारियां हो सकती हैं, क्या कहलाते हैं? बायोमोलिक्यूल। अब अगर मेन बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स या जिसे सैकराइड कहते हैं। मेन बायोमोलिक्यूल्स में पहले आ गया कार्बोहाइड्रेट या इसे हम कहेंगे सैकराइड्स। मेन बायोमोलिक्यूल बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये केमिस्ट्री का भी टॉपिक है तो केमिस्ट्री में कुछ अलग पढ़ने को मिलेगा। लिपिड देन प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। याद आया कुछ? लिपिड एंड प्रोटीन। देखिए न्यूक्लिक एसिड तो हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे। इसमें डीएनए, आरएनए की बात किए थे तो वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये राइबोस कौन सा वर्ड? हम लोग पढ़े कि सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, लिपिड बाइलेयर होता है। ये लिपिड क्या होता है? तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो हम आज पहले समझने का प्रयास करते हैं कि सैकराइड क्या होते हैं। व्हाट आर सैकराइड्स? ये सैकराइड कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट कर सकते हैं। सैकराइड्स आर यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, आप पढ़े हैं ना, कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं हमारे बॉडी में। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ऑल कार्बोहाइड्रेट हैव सैकराइड एज यूनिट, यानी सैकराइड कह सकते हैं कि द यूनिट ऑफ और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या इसे शुगर भी कह सकते हैं। तो सैकराइड स्ट्रक्चरल, कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2ON। इट मीन्स सैकराइड्स में जितने भी कार्बन एटम होंगे, उतने ही वाटर मोलिक्यूल होंगे। जितने कार्बन एटम होंगे उतने ही वाटर मोलिक्यूल होंगे। अगर इन दोनों की नंबर सेम है तो समझ जाइएगा वो सैकराइड है, वो कार्बोहाइड्रेट है। अब सैकराइड की बात कर सकते हैं तो सैकराइड कई तरह के हो सकते हैं। जैसे बात करेंगे मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड, है ना।
में इनकी हम बात करेंगे। अब वन बाई वन सैकराइड समझेंगे। सैकराइड आप कह सकते हैं शुगर मॉलिक्यूल, सिंपल शुगर मॉलिक्यूल। सैकराइड सिंपल शुगर मॉलिक्यूल। तो सैकराइड को हम 4 वर्गों में बांटे हैं। सैकराइड के 4 क्लासेस, सैकराइड के 4 वर्ग की बात, क्लासेस की बात किए। पहला मोनोसैकराइड, मोनोसैकराइड, देन डाइसैकराइड, थर्ड पॉलीसैकराइड, नहीं सॉरी थर्ड ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड, पॉलीसैकराइड। तो हम कह सकते हैं जो सैकराइड्स होते हैं, या सैकराइड्स होते हैं वो उन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। क्लियर? अब पहले एक एक करके सारे सैकराइड्स को समझेंगे। हम बायोमोलिक्यूल में पहले सैकराइड समझने का प्रयास करेंगे। सैकराइड के बाद हम लोग आगे समझेंगे प्रोटीन क्या होता है, फिर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे लिपिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या। तो पहले मोनोसैकराइड क्या होता है समझते हैं। हम बात करें मोनोसैकराइड। मोनो मीन्स वन, कार्बोहाइड्रेट that cannot be hydrolyzed to simple carbohydrate, यानी सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। पहला पॉइंट लिख लीजिए, मोनोसैकराइड क्या है, ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट that cannot be hydrolyzed to convert सिंपल कार्बोहाइड्रेट और शुगर। सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी आप इसको लाइसिस नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। करना हाइड्रोलाइज मतलब हाइड्रोलाइसिस, वाटर में घोलने के बाद तोड़ना किसी भी तरह से, ये सिंपल होता है, ये सिंपल होता है। जैसे हम बात करेंगे ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, है ना, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ये सब क्या है सिंपल, ये सब मोनोसैकराइड में आते हैं। ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, ग्लूकोज, है ना, फ्रक्टोज, मोनोसैकराइड। अब समझते हैं इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायोस की। ट्रायोस क्या होता है? ट्रायोस ओस में होता है कार्बन मॉलिक्यूल या शुगर मॉलिक्यूल, ओस शुगर मॉलिक्यूल। पहले बात करेंगे ट्रायोस। ट्रायोस ट्राई मीन्स 3। ओस ग्लूकोज से आता है तो कह रहा है शुगर विद कार्बन एटम, यानी वे कार्बन है, वे शुगर जो 3 कार्बन एटम के बने हों, वे शुगर जो 3 कार्बन एटम के बने हों क्या कहलाएंगे? ट्रायोस। इनका जनरल फार्मूला होगा, जनरल फार्मूला के लिए अब बात करते हैं जनरल फार्मूला कैसे बनेगा। शुगर का सैकराइड का जनरल फार्मूला क्या था? CnH2O। अब ट्रायोस में 3 मॉलिक्यूल है तो N=3 पुट कर दीजिए, तो क्या आ गया C3H2O3, दैट इज C3H6O। ये हो गया इनका जनरल फार्मूला। किसका? ट्रायोस। किसका? ट्रायोस का। अब ट्रायोस में सिंपल सी बात करते हैं इनकी। अब ट्रायोस में के एग्जांपल्स की बात करेंगे, है ना, एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो ट्रायोस में सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला जो हमारा ट्रायोस होगा जिसे हम कहेंगे एल्डोस या ग्लिसरॉल्डिहाइड, सिंपलेस्ट ट्रायोस। ट्रायोस कितने कार्बन? 3। यहां क्या हो गया? COH2OH, ये क्या हो गया? H2OH, इसमें HOH और यहां पर हो गया डबल बॉन्ड OH। ये क्या है? ये किसको इंडिकेट करता है? एल्डिहाइड। ये क्या हो गया? एल्डिहाइड। अब चूंकि इसका मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है
इसीलिए इसको कहेंगे क्या, एल्डोस। एल्डिहाइड है फंक्शन ग्रुप, इसलिए क्या हो गया, एल्डोस, या इसे कहेंगे ग्लिसरल्डिहाइड। क्या कहेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड क्या होता है, एल्डोस या एल्डिहाइड विथ 3 कार्बन एटम। एल्डिहाइड विथ 3 कार्बन एटम का एल्डिहाइड क्या कहलाता है। अब यहां अगर इस एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को हम रिप्लेस कर दें कीटोन से। अगर हम एल्डिहाइड को रिप्लेस कर दें कीटोन से, 3 कार्बन एटम, यहां क्या हो गया, CH2H। अभी इसकी भी बात करेंगे। अब यहां पर एल्डिहाइड के जगह पर क्या आ गया, कीटोन। तब चूंकि कीटोन आ गया, इसलिए किसका फंक्शनल ग्रुप हो गया, कीटोस का। किसका, कीटोस का, या इसे क्या कहेंगे, डाइहाइड्रोक्सी, डाइहाइड्रोक्सीटोज, डाइहाइड्रोक्सीटोन, हाइड्रोक्सीटोन, ठीक है, कीटोज आ गया। इट मींस 3 कार्बन का जो सिंपलेस्ट शुगर है ट्रायोस, ट्रायोस 3 कार्बन का सिंपलेस्ट शुगर है। अब वो फंक्शन ग्रुप पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर फंक्शन ग्रुप में एल्डिहाइड आ गया तो हो गया एल्डोस, कीटोन आ गया तो हो गया कीटोन, कीटोन आ गया तो कीटोन। अब कह रहा है कि ये ट्रायोस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ट्रायोस की स्टडी करें एज ए बायोमोलिक्यूल। फर्स्ट बायोमोलिक्यूल, मेन बायोमोलिक्यूल इसकी बात करेंगे, ट्रायोस। तो ट्रायोस सेलुलर रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट है। ट्रायोस सेलुलर रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा ट्रायोस आर इंपॉर्टेंट फॉर, ट्रायोस आर इंपॉर्टेंट फॉर, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, अभी रेस्पिरेशन में आगे समझेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। मींस इसको आप माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, इसको माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं। तो ट्रायोस माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रायोस क्या है, इट ऑकर्स एज इंटरमीडिएट इन सेंट्रल पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का सेंट्रल पाथवे में इंपॉर्टेंट है। किस रूप में यह है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या ट्रायोस फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड ट्राइफॉस्फेट, या इसे कहते हैं G3P, ग्लिसरल्डिहाइड ट्राइफॉस्फेट, या है ना ट्रायोस फॉस्फेट GA3P या GADP, ट्रायोस, इसको क्या कर सकते हैं, ट्रायोस फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड ट्रायोस फॉस्फेट या ट्रायोस फॉस्फेट क्या हो गया, GA3P, ये सब क्या है, ये है इंटरमीडिएट ऑफ मध्यवर्ती उत्पाद, इंटरमीडिएट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ऐसा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन इतना सिंपल है जितना समझ में आता है। सेलुलर रेस्पिरेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन में तो क्या करना होता है, कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल को तोड़ना है, उस मोलिक्यूल को तोड़कर उसे एनर्जी रिलीज करना। तो इसमें ट्रायोस फॉस्फेट पार्टिसिपेट करता है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है। इसका सिंपल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सिंपल स्ट्रक्चर समझते हैं। तो ट्रायोस 3 शुगर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, यहाँ H हो गया, यहाँ क्या हो गया, कीटोन, यहाँ OH आ गया, और यहाँ आ गया फॉस्फेट मॉलिक्यूल, फॉस्फेट मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है, HOH O, है ना, ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल हो गया, ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल आ गया। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड ट्रायोफॉस्फेट, ये ट्रायोफॉस्फेट हो गया, ये हो गया ट्रायोफॉस्फेट,
ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या ट्रायोस फॉस्फेट या G3P। ये क्या है? सेलुलर एस्पिरेशन का एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, मध्यवर्ती उत्पाद है। अब लेट अस टॉक अबाउट टेट्रोस। टेट्रोस क्या कहते हैं? टेट्रोस अभी ट्रायोस समझे थे। ट्रायोस में हम लोग बात किए थे 3 शुगर मॉलिक्यूल की, 3 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल किया, या मोनोसैकराइड विद 3 कार्बन एटम। अब कहते हैं टेट्रोस क्या होते हैं? तो टेट्रोस आर मोनोसैकराइड विद 4 कार्बन एटम, विद 4 कार्बन एटम। वह मोनोसैकराइड, वह सैकराइड जो 4 कार्बन एटम का बना हो और जिसमें या तो एल्डिहाइड पहले कार्बन पर प्रेजेंट हो और कीटोन दूसरे कार्बन पर प्रेजेंट हो, या तो एल्डिहाइड कार्बन पहले कार्बन एटम पर हो या कीटोन दूसरे कार्बन पर हो, क्या कहलाएगा? टेट्रोस। नाम समझ लीजिए। ओस मीन्स होता है शुगर मॉलिक्यूल, ओस शुगर मॉलिक्यूल। टेट्रा मीन्स 4, 4 कार्बन वाले शुगर मॉलिक्यूल क्या कहलाए? टेट्रोस। टेट्रोस में क्या होगा? या तो पहले पोजीशन पर एल्डिहाइड होगा या दूसरे पोजीशन पर कीटोन होगा। जैसे इसका एग्जांपल है इरिथ्रोज। क्या? सिंपल टेट्रोस है इरिथ्रोज। इरिथ्रोज को सबसे पहले लुइस फॉक्स जोसेफ गैरोट ने आइसोलेट किया था, निकाला था। पहले किसने आइसोलेट किया था? आइसोलेटेड बाय लुइस फॉक्स और जोसेफ गैरोट। इन्होंने सबसे पहले इरिथ्रोज को आइसोलेट किया था। इरिथ्रोज वास्तव में है क्या? इरिथ्रोज 4 ये फॉस्फेट मेटाबोलाइट है, कार्बन साइकिल का ये फॉस्फेट मेटाबोलाइट है, जो केल्विन बेंजन साइकिल है ना। तो इरिथ्रोज 4 इज कार्बन फॉस्फेट मेटाबोलाइट। It is phosphate metabolite of केल्विन बेंजन साइकिल। आगे समझेंगे, मैं रोके हुए हूँ केल्विन बेंजन साइकिल इसीलिए रोके हुए था कि केल्विन बेंजन साइकिल में कुछ कंसेप्ट है, तो वो जब ये सब समझ लेंगे ना हम लोग, ट्रायोस, टेट्रोस, पेट्रोस ये समझ लेंगे, तो केल्विन बेंजन साइकिल को हमें समझना आसान हो जाएगा। डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन तो हम लोग आसानी से समझ गए थे ना। सेल में जब स्टडी कर रहे थे हम लोग, जब हम लोग क्लोरोप्लास्ट की स्टडी किए थे तो लाइट रिएक्शन समझ में आ गया था, लेकिन डार्क रिएक्शन एक तरह से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो उसको हम लोग अभी रोके हुए थे। तो करा क्या? उसी में डार्क रिएक्शन या केल्विन बेंजन साइकिल में एक टेट्रोस शुगर, कौन सा? इरिथ्रोज 4 ये फॉस्फेट मेटाबोलाइट है। अब ये होता किस तरह का है? तो इरिथ्रोज हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं। तो इरिथ्रोज पहले बनाते हैं, कितना कार्बन है इसमें? देखिए 1 2 3 और 4। लास्ट वाले पर तो CH2OH है। और क्या करें इसमें? क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड किस पर है? पहले कार्बन पर। तो पहले कार्बन पर आपने दे दिया एल्डिहाइड। देखिए बनाना कितना आसान है। ये क्या है? इरिथ्रोज, टेट्रोस है, 4 कार्बन मॉलिक्यूल। लास्ट वाले पर तो CH2OH। और पहले कार्बन पर क्या करा है? पहले कार्बन पर क्या है? एल्डिहाइड। पहले कार्बन पर क्या है? एल्डिहाइड। तो हम पहले कार्बन पर दे दिए एल्डिहाइड। अब डिपेंड करता है कि अगर 2 हाइड्रोक्सिल, 2 अल्कोहल अगर राइट साइड में हो और हाइड्रोजन दोनों लेफ्ट साइड में, राइट में अल्कोहल और लेफ्ट में हाइड्रोजन, तो ये बना देगा डी इरिथ्रोज। ध्यान रखिएगा, अगर राइट साइड में अल्कोहल है तो डी इरिथ्रोज, और अगर ये हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में आ जाए तो
फिर करते हैं कितना कार्बन, टेट्रोस है तो 4 कार्बन। लास्ट वाले पर क्या है, OH। पहले वाले पर क्या है, एल्डिहाइड। पहले वाले पर क्या है, एल्डिहाइड। अब अगर ये राइट साइड में अल्कोहल आ गया तो हो गया डीइथ्रोज। अगर ये अल्कोहल लेफ्ट साइड में आ गया, अगर ये लेफ्ट साइड में आ गया और हाइड्रोजन राइट में चला गया तो ये हो जाएगा एल-इरिथ्रोज। ध्यान रखिएगा, एल-इरिथ्रोज। तो एल-इरिथ्रोज और डी-इरिथ्रोज किस पर डिपेंड करेगा कि अल्कोहल किस साइड में है। अगर अल्कोहल राइट साइड में है तो डी-इरिथ्रोज, अगर अल्कोहल लेफ्ट में आ गया तो एल-इरिथ्रोज। और इसका चौथा है, अब व्हाट इफ एक लेफ्ट में हो और एक राइट में हो। चलिए कितना, 4 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 4, लास्ट में क्या हो गया, OH। क्या है सबसे ऊपर, ओहो यहां तो लिखना ओ, सबसे ऊपर क्या है, OH। इसको साइड अब चेंज हो गया, यानी इसमें क्या असल में एल्कोहल लेफ्ट में है, अब एल्कोहल राइट में गया। और एक हाइड्रोक्सिल लेफ्ट में और एक हाइड्रोक्सिल राइट में। ध्यान रखिएगा, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो ये हो गया डीजाइलोज, डीजाइलोज। याद रखिएगा, डीजाइलोज। क्लियर, ध्यान रखिएगा, फिर समझ लीजिएगा। सबसे नीचे तो CH2H, पहले कार्बन पर क्या है, एल्डिहाइड। पहले कार्बन पर एल्डिहाइड। अब अगर दोनों अल्कोहल राइट साइड में है तो डी-इरिथ्रोज, दोनों अल्कोहल लेफ्ट में आ गया एल-इरिथ्रोज, एक लेफ्ट और एक राइट तो यह हो गया डी-जाइलोज। नोमेनक्लेचर याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे पेंटोस शुगर की। तभी तक हम बात किए ट्रायोस शुगर, 3 कार्बन के शुगर, टेट्रोस 4 कार्बन के शुगर को भी समझ लिए। अब समझते हैं पेंटोस 5 शुगर कार्बन। पेंटोस क्या होता है, शुगर विद 5 कार्बन, 5 कार्बोनेट। वैसा सुक्रोज, वैसा कार्बोहाइड्रेट जो 5 कार्बन का हो, वैसा मोनोसैकराइड जो 5 कार्बन का हो, पेंटोस कहलाता है। क्या कह सकते हैं, मोनोसैकराइड, मोनोसैकराइड विद 5 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम के मोनोसैकराइड क्या कहलाएंगे, पेंटोस। अगर जनरल फार्मूला की बात करेंगे तो क्या हो गया, C5H2O5, यानी क्या हो गया, C5H10O5। ये तो आपको पता है। चलिए अब सिंपल से कुछ पेंटोस शुगर की बात करते हैं। तो पेंटोस में सबसे पहले हम समझते हैं डी राइबोस। किसको, डी राइबोस। अब डी राइबोस के लिए क्या किए, इसमें कितने हैं कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन। इसमें पहले कार्बन पर क्या है, पहले कार्बन पर क्या है, एल्डिहाइड। पहले कार्बन पर क्या है, एल्डिहाइड, और लास्ट वाला तो OH। अब सारा खेल बीच के इन 3 कार्बन पर टिका हुआ है। अगर अल्कोहल मॉलिक्यूल राइट साइड में है, तीनों अल्कोहल मॉलिक्यूल, और लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन, क्या बोले थे पहले आपको कि अल्कोहल अगर राइट साइड में है तब तो ये हो गया क्या, ये हो गया डी राइबोस। ये क्या हो गया, डी राइबोस, अगर अल्कोहल लेफ्ट साइड में है। फिर देखते हैं कितने कार्बन, 5 कार्बन। ऊपर क्या है, एल्डिहाइड, नीचे क्या है, CH2OH। सिंपल ये रहेगा। अब क्या कहते हैं, राइट साइड में अल्कोहल तो डी, अगर अल्कोहल लेफ्ट साइड में आ गया, सारा अल्कोहल लेफ्ट साइड में आ गया
और राइट साइड में हाइड्रोजन हो गया, तो लेफ्ट साइड में है ना हाइड्रोजन, इसलिए हो गया एल राइबोस। ध्यान रखिएगा, इसमें तीनों, ध्यान रखिएगा, तीनों अल्कोहल एक साइड रहेगा, चाहे वो लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा। तीनों हाइड्रोजन एक साइड में जाएगा, लेफ्ट या राइट में। अगर तीनों अल्कोहल राइट साइड में है तो डी राइबोस, तीनों अल्कोहल लेफ्ट साइड में है तो एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर एल, एल राइबोस। क्लियर? आगे बात करते हैं, ये तो हम समझे थे। आगे हम कहते हैं क्या, फिर लेते हैं 5 कार्बन की चेन, 3 4 5, ऊपर क्या है एल्डिहाइड और नीचे क्या है CH2H। अब यहां क्या खेल है, अब यहां समझते हैं क्या। सबसे पहला यहां है OH, फिर साइड चेंज हो गया, अब OH यहां आ गया H और यहां आ गया H। ध्यान रखिएगा, है ना, ऊपर और नीचे वाले में, यानी सेकेंड और फोर्थ में लेफ्ट में OH और राइट में H। ओह सॉरी, इसमें है यहां भी नीचे के दो, नंबर 3 और नंबर 4 पर OH है, तो ये हो गया डी अरेबिनोज। क्या है ये? डी अरेबिनोज। पहचानिए, नीचे के दो पर एल्कोहल नंबर 3 और नंबर 4 पर, हुआ ना, नंबर 1 2 3 4 5। 1 और 5 तो कुछ नहीं करना, 1 पे क्या है एल्डिहाइड है, अब 5 नंबर पर CH2OH है। अब 2 3 4 की बात हो रही है, तो अगर नीचे के यानी 3 और 4 पर लेफ्ट राइट साइड में OH आ गया, राइट साइड में OH आ गया, तो क्या हो गया डी अरेबिनोज। चलिए आगे समझते हैं, 1 2 3 4 5, साथ साथ बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगी। क्या हो गया सबसे ऊपर, ये क्या है एल्डिहाइड, यहाँ तो OH है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, पहला एल्कोहल। अब ये जो है दोनों राइट लेफ्ट साइड में आ गया, OH अब लेफ्ट साइड में आ गया, OH लेफ्ट साइड में, यहाँ H। अब अगर लेफ्ट साइड में दोनों आ गया तो L फॉर लेफ्ट और L फॉर L, L अरेबिनोज, L अरेबिनोज। सारा खेल इसी का है। अगर नीचे के दोनों एल्कोहल नंबर 3 और 4 के एल्कोहल अगर राइट साइड में है तो डी अरेबिनोज, अगर ये लेफ्ट साइड में आ गया तो एल अरेबिनोज, लेफ्ट में आ गया तो एल अरेबिनोज। आगे बात करें, अगला पेंटोज सुगर की बात करते हैं। अब फिर वही चीज, 5 कार्बन की चेन बनाइए, 1 2 3 4 5। पहले क्या है एल्डिहाइड, नीचे क्या है 2OH। अब इसमें तीनों अल्कोहल लेफ्ट में चला गया, ठीक है। और राइट में एल्कोहल है, लेफ्ट में हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी जाइलोज। क्या ये डी जाइलोज। अब अगर इसी को अगला 5 कार्बन का चेन लिए, यहां तो H2OH है। अब इसमें क्या है, पहले पर HH H2, ठीक है, OH आ गया, यहां OH, दूसरे पर H और तीसरे पर फिर साइड चेंज हो गया HH OH। देखिए सेकेंड और फोर्थ पर OH, ठीक है, सेकेंड और फोर्थ पर OH। तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में है ना OH,
राइट साइड में आ गया तो डी और लेफ्ट साइड में आएगा तो एल। ठीक है, तो ये क्या था, डी जाइलोस और ये है एल जाइलोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अब अगेन पेंटोस शुगर लेते हैं। पेंटोस शुगर में क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब अगर यहां H ऊपर के दो में, लेफ्ट साइड में OH और राइट साइड में H, तो ये हो जाएगा डी जाइलोस। ये है डी जाइलोस। देख लीजिए, ऊपर में H, ऊपर के दोनों में नंबर 2 और नंबर 3 पर, नंबर 2 और नंबर 3 पर राइट साइड में हाइड्रोक्सिल, लेफ्ट साइड में हाइड्रोक्सिल है, लेफ्ट साइड में हाइड्रोक्सिल है, तो ये हो जाएगा डी लिक्सोस। अगला फिर 5 शुगर, 5 कार्बन चेन, हाइड्रोक्सिल H2OH। अब क्या हो गया, यहाँ OH आ गया, राइट साइड में OH आ गया, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है। अगर नीचे वाला ये लेफ्ट साइड में आ गया तो ये क्या हो गया, एल लिक्सोस। यहां समझने का प्रयास कीजिए। लास्ट वाला में अगर लेफ्ट साइड में OH है, तो डी लिक्सोस, और लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन आ गया तो एल लिक्सोस। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन आ गया तो एल लिक्सोस। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पेंटोस की बात हो रही है, जिसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं, इट मीन्स हम जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात की है, जिसकी हम बात कर रहे थे, वो है मोस्ट यूजफुल पेंटोस, दैट इज राइबोस की बात करते हैं। तो राइबोस क्या है, ये 5 कार्बन का क्लोज चेन कंपाउंड है। वो हो गया, ठीक है। लेफ्ट साइड में H और OH, यहां आ गया CH2OH। अगर बाहर वाले में अल्कोहल बाहर है, दोनों अल्कोहल नीचे बाहर है, तब तो ये हो जाएगा सिंपल राइबोस। राइबोस शुगर में दोनों अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाहर है और दोनों हाइड्रोजन चेन में अंदर की ओर है। अगला पेंटोस शुगर, CH2OH। अब अगर एक बाहर और एक भीतर, यानी राइट वाला अल्कोहल अंदर आ चला गया और लेफ्ट वाला तो अल्कोहल बाहर है, तो ये हो गया 2-डीऑक्सीराइबोस। 2-डीऑक्सीराइबोस। इस तरह से आज हम लोग ट्रायोस, टेट्रोस और पेंटोस शुगर की बात करेंगे। आगे हम लोग हेक्सोस शुगर और अदर शुगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।